हेलो तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए सी टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ होगा। दोस्तों, सभी प्रश्न पूरे विश्लेषण के साथ लिए गए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। तो यहाँ पर विषम देखना है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर विषम हमें क्या दिख रहा है, पवन ऊर्जा जो है यहाँ पर हमें एकदम यहाँ विषम दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जो हैं ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा ऊर्जा का अक्षय या नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह ऊर्जा की असीमित आपूर्ति पैदा करता है। क्या करता है, असीमित आपूर्ति पैदा करता है और प्रकृति में नवीकरणीय होता है। क्या होता है, नवीकरणीय होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग पवन ऊर्जा को। इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 हमारा है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं। तो ऐसी और कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं। क्या मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, या मीथेन, क्लोरीन है, या आर्गन और नाइट्रस ऑक्साइड है, या मेथेन और फ्लोरीन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में दिया गया है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड अन्य गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, मीथेन पौधों के पदार्थ के अपघटन के कारण होता है। किसके कारण होता है, पौधों के अपघटन के कारण। ठीक है, और इसे अपशिष्ट भराव क्षेत्र, दलदल, चावल की धान से उत्सर्जित होता है। धान के खेतों से उत्सर्जित होता है। मिट्टी में बैक्टीरिया से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। मिट्टी में अगर बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वहाँ से क्या, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 3 है, सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चक्रवात की गति को मापने के लिए, या भूकंप को मापने के लिए, या वर्षा मापने के लिए, या किसी धातु की क्षण पर आवेश मापने के लिए। तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ का जो उपयोग है भूकंप मापने के लिए किया जाता है। क्या, भूकंप मापने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इसके हम व्याख्या देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का सीस्मोग्राफ बनाया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है। तो यहाँ अगर ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। वर्तमान में कितनी है, 8। तो पहले हमारे कितने ग्रह थे दोस्तों, 9 ग्रह थे, और जिसमें एक बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया। तो वह ग्रह हमारा कौन सा है, क्या पृथ्वी है, शुक्र है, या बुध है, या प्लेटो है। तो यहाँ पर बौने ग्रह की अगर श्रेणी में देखते हैं तो प्लूटो जो है दोस्तों हमारा बौने ग्रह की श्रेणी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्लूटो हमारे सौर मंडल में एक बौना ग्रह है। ठीक है, बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और लगभग गोल आकार ग्रहण करने के लिए एक द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में
कभी उल्टा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा पिरामिड है दोस्तों जो कभी उल्टा नहीं होता है? पहला में दिया गया है संख्या का पिरामिड, या सभी उल्टे हो सकते हैं, या जैव भार का पिरामिड, या ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड जो दोस्तों है हमारा कभी उल्टा नहीं हो सकता, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। ऊर्जा का एक पिरामिड यह दर्शाता है कि प्रारंभ में सूर्य से कितनी ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर नए जैव ईंधन के रूप में बरकरार या संग्रहित की जाती है। ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का एकमात्र प्रकार है जो हमेशा ऊपर की ओर होता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक तरफा होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह कभी उल्टा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यह हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष में मनाया गया था? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 1974, दूसरा 1971 और तीसरा 1972 और चौथा में दिया गया है 1981। तो यहाँ पर अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पहला पर्यावरण कब मनाया गया? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर प्रथम पर्यावरण की बात करते हैं तो ये हमारा मनाया गया था 1974 में। और पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला पहले हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट या मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन के पहले दिन विश्व पर्यावरण दिवस नामित किया था। 2 साल बाद 1974 में WED का आयोजन किया गया था, जिसका विषय क्या था? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। जिसका विषय क्या था? केवल एक पृथ्वी। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ाने में सहायता करते हैं? क्या करते हैं? चढ़ने में सहायता करते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है टूकेन पक्षी, या ध्रुवीय भालू, या पेगुन, या लाल आँखों वाला मेढक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेढक जो है, लाल आँखों वाला मेढक होता है तो दोस्तों इसके तलवे चिपचिपे होते हैं जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल आँखों वाला मेढक इसने अपने पैरों पर चिपचिपे पैड विकसित किए होते हैं जो इसे उन पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं जिन पर वह रहता है। ये चिपचिपे पैड लाल आँखों वाले मेढक को पेड़ों की शाखाओं से पकड़कर बनाए रखने में मदद करते हैं। वे मुख्य रूप से वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो ये जो लाल आँखों वाला मेढक होता है ये कहाँ पाया जाता है? हमारा वर्षा वनों में पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है वनों का कौन सा ऐसा है इसमें जो उत्पाद नहीं है? गोंद। तो गम ये हमें क्या वनों से प्राप्त होता है? तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। और प्लाईवुड तो ये भी हमें वनों से प्राप्त होता है। लाख ये भी हमें वनों से ही प्राप्त होता है। केरोसिन, तो अगर हम केरोसिन की बात करते हैं तो यह हमें वनों से प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है वनों से कौन सा ऐसा उत्पाद है जो वनों से प्राप्त नहीं होता है? तो केरोसिन जो है हमें वनों से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी का तेल या केरोसिन। ठीक है, मिट्टी का तेल एक पेट्रोलियम उत्पाद है। तो ये क्या है? एक पेट्रोलियम उत्पाद है। मिट्टी का तेल कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? कच्चा तेल होता है उससे प्रभाजी आसवन के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। यह आमतौर पर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 को। अम्लीय वर्षा तथा ... के
ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? क्या कार्बन फास्फोरस के कारण होती है, या सल्फर नाइट्रोजन के कारण होती है, या कार्बन नाइट्रोजन के कारण होती है, या नाइट्रोजन फ्लोरीन के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है हमारी? सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा एकदम सही जवाब है। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। अम्लीय वर्षा के कारण ही दोस्तों हमारा ताजमहल जो है पीला हो गया, इसका रंग बदल गया है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के प्रभाव से इसका रंग बदल गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं और पवन और वायु धाराओं द्वारा लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 हमें क्या दिया गया है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को, या 16 सितंबर को, या 17 नवंबर को, या 16 अगस्त को? तो विश्व ओजोन दिवस जो हमारा कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। यह क्या थी? 2022 की थीम रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र को आच्छादित करता है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा दिया गया है घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, और तीसरा हमें दिया गया है रेगिस्तानी पारिस्थितिकीय तंत्र, और चौथा दिया गया है पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र। तो यहाँ हमारा ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जगह में आच्छादित है? तो वह है हमारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। पृथ्वी का जल भाग पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 75% है, शेष भाग भूमि क्षेत्र है। तो 75% पर क्या है हमारा? समुद्र। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह में सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है, क्योंकि यह हमारे ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया सितंबर, और ऑप्शन बी दिया गया है फरवरी, ऑप्शन सी जुलाई, और ऑप्शन डी हमारा मार्च। तो अगर हम वन महोत्सव की बात करते हैं तो यह हमारा मनाया जाता है जुलाई में। कब मनाया जाता है? जुलाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वन विशेष रूप से पेड़ों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत हर साल मनाता है जुलाई के पहले सप्ताह में। कब मनाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? वनोन्मूलन, या वन शिखर, या कैनोपी, या अपघटक? तो वह हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमस में कौन सा मिला देता है दोस्तों? अपघटक जो है ह्यूमस में मिला देता है पादपों और जंतुओं को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या और हम देख लेते हैं। ह्यूमस एक गाढ़ा भूरा या काला पदार्थ है। मृदा में सड़ने वाले मृत पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। सूक्ष्म जीव जो मृत जंतुओं और पादपों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी और मौसम परिवर्तन होने का इस तथ्य पर आधारित है। तो पृथ्वी का मौसम जो परिवर्तन होता है तो किस तथ्य पर आधारित है? क्या यह पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है इस पे, या वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, या वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं, या होता है गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का
अक्ष पर झुका हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है, आगे हमें दिया गया है व्याख्या। तो इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और उस अक्ष का झुकाव के कारण ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी कम सर्दी का मौसम पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। किसके कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण ये जो जलवायु है हमारी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है 15। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, किस में होता है, एक दिशीय होता है या 3 दिशाओं में होता है या 2 दिशाओं में या एक दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की बात करते हैं तो यह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा, एक दिशा में। ठीक है, एक दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब है, एक दिशा में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र किस में होता है, एक दिशा में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जैसे एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है। एक बार में जब यह अगले टॉपिक स्तर पर पहुंच जाता है तो यह फिर वापस नहीं आता है। जैसे हमें यहाँ दिया गया है घास, तो घास को किसने खाया, टिड्डे ने, तो यह क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, तो मेढक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और यहाँ पर मेढक को किसने खाया, स्नेक ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा उपभोक्ता। ठीक है, और घास क्या हो गई, हमारी उत्पाद। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये सब क्या हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही सीटेट के क्वेश्चन आंसर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी हमारे यहाँ एक सीरीज़ चलाई जा रही है। तो जो लोग बिहार शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले